ये कहानी है एक छोटे से शहर की एक मिडिल क्लास छोरी दीपा की। दीपा के कुछ छोटे छोटे सपने थे। एक अच्छा भरा पूरा परिवार हो, घर में खुशियां हो, अच्छा पति हो, अच्छी नौकरी हो, जो कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई किसी भी छोरी के होया करे हैं। दीपा के भी वही सपने थे। लेकिन आज दीपा फूट फूट के रोने लग रही थी, क्योंकि आज उसके प्रेमी ने उसते एक उल्हाना दे दिया था। और उल्हाना था, अगर जब तो मेरे खातर अपने पति ने धोखा दे सके ना, तो किसी और खातर मने भी तो धोखा दे सका है। जो अपने पति की नहीं हुई, मेरी क्या होगी। आज विनोद के मुंह ते ये शब्द सुन के दीपा अवाक रह गई थी और उसका दिल बुरी तरह तड़प रहा था। वह बिना कुछ कहे आज विनोद की गाड़ी ते उतरी और अपने घर आ गई। बच्चा ने इबी स्कूल मत आने में थोड़ा सा समय बच रहा था, तो वह घर आई। घर आकर के सोफे पर बैठ गई और सोफे पर बैठी बैठी एक नजर अपने घर का नहीं देखने लगी और सोचने लगी कि आखिर उसने क्या मिला इस ऑनलाइन रिश्ते थे। जबकि दीपा का पति एक अच्छी नौकरी पे था, 2 प्यारे बच्चे थे, खुद का घर था, गाड़ी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय पति के टाइम देने के। और एक औरत के लिए उसके पति का टाइम संसार की सभी चीजों से कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि प्रेम विवाह होने के बावजूद भी, लव मैरिज होने के बावजूद भी उसने टाइम देना भूल गया था। वैसे भी मर्द का प्यार उसी टाइम हुआ है जब तक वो उस चीज ने हासिल ना कर लिया। इस शहर में दीपा का अपना कोई नहीं था, ना ही किसी से वो ज्यादा मिलना जुलना पसंद करी थी। बस अपने रिश्तेदारों के दोस्तों के फोन पर बात कर लिया करती, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन वह जीने लग रही थी। विनोद के उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। उसके शहर में रह करदा शुरुआत में तो वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभार मैसेज किया करदा दीपा ने, लेकिन दीपा ने शुरुआत में जमा भी रिप्लाई नहीं कराया। उसने पता था कि बहुत सारे भेड़िए मार्केट में घूम रहे हैं और कोई भी नोच का खा जाएगा। काफी समय तक जब रिप्लाई नहीं कराया, लेकिन विनोद लगातार उसकी तारीफ करता रहा, तो कुछ समय बाद दीपा ने भी उसकी बात अच्छी लगने लगी और उसने रिप्लाई देना शुरू कर दिया। और फिर पता ही नहीं चला अब सोशल मीडिया पे किए जाने वाले मैसेजेस कब फोन कॉल्स में तब्दील हो गए, कुछ नहीं समझ में आया। दीपा भी पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद टाइम काट के विनोद के लिए फोन पर बात करने लग गई थी। पति और बच्चों के घर आने तक जितना भी टाइम उसने मिलता, बस दोनों फोन पर लगे रहते। अगर कभी विनोद ने कोई जरूरी काम हुए था, उस वक्त वे बात नहीं करते थे। इस अकेलेपन की वजह से दीपा के कदम कब और कैसे विनोद की तरफ बढ़ते गए उसने पता ही नहीं चला। विनोद भी उसकी हर एक बात सुना करता, समझा करता और उसकी परवाह कराया करता। और यही चीज तो दीपा ने चाहिए थी, कोई हो जिसके गिले वो अपनी दिल की सारी बात शेयर कर सके। टाइम न्यू गुजरता चला गया। अब दीपा को अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने अपना सुकून कहीं और खोज लिया था। अब दीपा कुछ भी नया खरीद कर लांदी तो सबसे पहले विनोद ने पैर का दिखांदी, साड़ी हो, सूट हो, मॉडर्न ड्रेस हो, कुछ भी। और जब वो पैर का दिखांदी तो विनोद भी दिल खोल के उसकी तारीफा के पुड़ बांधा करता। एक दिन विनोद ने दीपा से डिमांड कर दी, एक सेल्फी चाहिए। दीपा ने पहले तो मना कराया, लेकिन फिर विनोद नाराज ना हो जाए, यार सेल्फी की तो बात है, तो यह सोच के सेल्फी खींच के भेज दी। और फिर उसके बाद विनोद की डिमांड्स धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो एक दिन उसने कह दिया, अक मन्ने तू 2 पीस में देखनी है। तो इस बात पे दीपा ने साफ मना कर दिया। 3-4 दिन बात नहीं हुई, लेकिन दीपा का दिल तड़प रहा था, तो उसने दोबारा से मैसेज कर दिया 3-4 दिन बाद। थोड़ी सी बातचीत हुई, बहस हुई, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई और वो बात करने लग गए। कुछ दिनों बाद विनोद ने फिर इच्छा जाहिर करी, अक मैंने 2 पीस में देखनी है। फिर दीपा ने सोचा कदे बोर्ड का नाराज हो जाए, चलो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। तो फिर उसने अपनी 2 पीस में फोटो तार के उस पर भेज दी और पढ़ने ते विनोद ने उसकी तारीफ कर दी। कुछ दिनों बाद विनोद ने उससे बाहर मिलन खातर कहा, तो उसने कहा मैं बाहर नहीं मिल सकती, किसी ने देख ली तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन विनोद ने कदे प्यार की दुहाई दी, कदे किसी चीज की कसम दी, कदे कुछ कया, कदे कुछ कया, और फिर कह दिया बलीसा भी नहीं के तो अपने हाथ की चाय प्या दे मने। फिर दीपा ने कहा यार ठीक है, चाय पीनी है ना, तो न्यू करिए, तो मेरे घर पर आ जाइए, मैं तेना घर चाय पिया दूंगी। एक दिन उसका पति किसी काम से 3 दिन के टूर पर गया, बच्चे स्कूल में जा रहे थे, उसने फोन करके अपने घर बुला लिया विनोद ने भी इसी चीज का इंतजार था, बिना देरी करे उसके घर पहुंच गया। दोस्तों, चाय पींदे पींदे कद नजरें मिली, कद कबूलनामा होया, कब जज्बात उफान पर आ गए कि दोनों ने लाज शर्म की सारी सीमाएं लांघ दी और एक दूसरे के शामी
बेपर्दा हो गए। जो कुछ सिर्फ फोटोज में देखा करता वो आज विनोद के बिल्कुल ऐमी शैमी था। जब होश आया तो कुछ कहने सुनने छुपाने को बचा ही नहीं था और उस दिन के बाद दीपा ने भी खुद को विनोद को समर्पित कर दिया था। पति तो नहीं पर पति जैसा जरूर मानने लगी थी वह विनोद ने। पर यह सब बहुत ज्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे दीपा को महसूस होने लग गया कि वक्त के गिले विनोद का व्यवहार काफी बदलने लग गया है। अगर दीपा का फोन 2 मिनट के लिए भी कहीं भी व्यस्त होता तो विनोद उस गिले सवाल करने लग जाता। विनोद बिल्कुल ही नहीं चाहे था कि दीपा उसके अलावा किसी और से बात भी करे। यहां तक कि दीपा ने अपने रिश्तेदारों को भी फोन करना बंद कर दिया था। कदे उसकी मम्मी का, पापा का, भाई का फोन खुद आ जाता था, वो बात कर ली थी। लेकिन अगर उसकी बात हो रही और बीच में विनोद का फोन आ जाए तो विनोद का फोन उठाना पड़ा करे था अपने रिश्तेदारा का, भाईचारे का, मम्मी का, पापा का फोन काट के और फिर अपनी सफाई पेश करनी हो गई थी। और तो और इस टाइम तो विनोद उसके सोशल मीडिया पर भी नजर रखने लग गया था। कदे किसी के कमेंट के बदल लड़दा, कदे किसी के लाइक के बदल लड़दा। यहां तक कि कितने कितने ऐसे जानकार थे दीपा के जो विनोद के सिर्फ कहने पे उसने ब्लॉक कर दिए थे, बस इसी बात पे कि वो विनोद ने खोना नहीं चाहे थी। लेकिन इसके बाद भी बेमतलब की बातों पे दीपा गिल्ला विनोद लड़ाई कर लिया करता। कदे उसके चरित्र पर सवाल कर दिया, कदे उस पर शक करता। और अब तो हद ही हो गई थी, जब भी वह मिल दे विनोद दीपा का फोन चेक कराया करता। उस दिन पहली बार दीपा ने एहसास होया कि उस पर एक कितनी बड़ी गलती हो गई है। दीपा का पति, उसने तो आज तक उससे कभी कुछ नहीं पूछा कि फोन पर किस गला बात कर रही है, ना ही उसने कभी उसका फोन चेक कराया। हमेशा हमेशा उसके पति ने उसका सम्मान कराया है और शक करना तो घनी दूर की बात है। और दूसरी तरफ अकेलापन दूर करने के लिए एक ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई जो अब उसके मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन चुका है। उसने समझ में आ गया था कि वह बैठे बिठाए किसी मक्कड़ जाल में फंस ली है। उस दिन दीपा ने विनोद का नंबर अपने फोन पते और सोशल मीडिया पते ब्लॉक कर दिया। पर कुछ दिन बाद विनोद ने फिर से दीपा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जड़े भी जानती विनोद पीछे पीछे पहुंच जाता और क्योंकि उसका नंबर तो ब्लॉक कर रखा था तो नए नए नंबर पते दीपा पे फोन कराया करता। दीपा कदे ऐसी नहीं थी जैसा उसको इन हालातों ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार कराया करती। विनोद ने ही उसको अपनी बातों के जाल में फंसा के इस हालत में पहुंचा दिया था। मगर अब वह इन सब से निकलना चाहती थी और इस रिश्ते को आड़े ही विराम देना चाहती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी दीपा को उससे मिलकर बात करनी पड़ी। दीपा ने विनोद को काफी समझाया कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कोई भी भविष्य नहीं है, इसलिए यह सब आड़े ही खत्म कर देना चाहिए। इस तरह के शक करके, लड़ाई करके, झगड़े करने का कोई फायदा नहीं है। और जब विनोद ने उस पर विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब। हालांकि विनोद को पता था कि दीपा का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। फिर भी विनोद ने रो रो के दीपा पते माफी मांग ली और दोबारा ऐसा ना करने का प्रॉमिस भी कर दिया। और साथ ही साथ बातों बातों में दीपा को समझा भी दिया कि ये सब ऐसे नहीं खत्म करने वाला मैं। अब दीपा समझ ली थी अगर विनोद इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और अब ये रिश्ता रखना उसके लिए मजबूरी बन गया था और वो कुछ कर भी नहीं सकी थी। उसने डर था कदे विनोद उसके घरवाले ने नहीं सारी बात बता दे, इसलिए उसने खुद को समझा दिया और कहा ठीक है जैसा चल रहा है उसना चलन दे। फिर से वही सब फोन, मैसेज, चैटिंग, विनोद का बात बात पे सुनाना, कहाँ बिजी थी, फलाने से बात नहीं करनी, फलाने से क्यों बात करी, फलाना ढमकाना, फलाने का कमेंट क्यों आया, उसने ब्लॉक कर दो, इतनी देर तक ऑनलाइन के कर रही थी, किस गिला चैटिंग कर रही थी, फिर खुद ही रूठ जाना, ना मनाओ तो पीछा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, बस यही चीज दोबारा से शुरू हो गई थी। इन सब से दीपा बहुत परेशान हो ली थी। ऊपर ते विनोद तरह तरह के बहाने करके उस पर ते लाखों रुपये ऐंठ भी चुका था। उसने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया तो विनोद ने अपना आखिरी दांव खेला। उसके अलावा उसकी कुछ फोटोज थी जो उसने दीपा से वापस भेज दी, जो कि बिना कपड़ों के थी। उस टाइम दीपा का मेरे पे फोन आया तो रोंदे रोंदे अपनी सारी कहानी बताई दीपा ने। मैंने पहले तो उससे खूब सुनाई कि तो बच्ची नहीं है तो किसी के झांसे में नहीं आ गई, अगर यह बात खुल गई तो पता था ना क्या होएगा, तो अपने पति और अपने बच्चों की निगाह में कितनी गिरेगी, इतना बेरा है। मैंने कहा इब के चावा है तो उसने मेरे से कहा अगर मैंने इस ब्लैकमेलिंग से छुटकारा चाहिए, मैं मेरा परिवार टूटते हुए नहीं देखना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा
छुटकारा तो तना 100% मिल जाएगा, पर गलती की है तो भुगतना तो तना भी पड़ेगा। तैयार रहिए इस चीज के लिए। कोशिश करूंगा कि यह बात ना खुले, लेकिन जब खुल गई ना तो सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा तने। और तेरा पति समझदार है, सारी चीज समझ जाएगा और इन चीजों ने एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है? वह बोली ठीक है। दोस्तों फिर मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात करी और एक महिला पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया। दीपा ने विनोद को मिलने के लिए बुलाया, फिर वहाँ पुलिस ने वो पकड़ लिया। सारी फोटो, सारी चैट्स सब रिकवर कर ली, फोन कब्जे में ले लिया, बढ़िया सुताई करी। थोड़ी देर पहले जो शेर बन रहा था विनोद, अब बकरी की तरह मैं करने लग गया था और फिर वार्निंग देकर छोड़ दिया। पर उससे पहले उसकी तशरीफ अच्छे से लाल करके भेजी, सजा के भेजी। इस तरह एक महिला को शोषित होने से, एक परिवार को बिखरने से कोशिश करी थी बचने की, और वह बच गई। दोस्तों दीपा को देर से ही सही पर समझ तो आया कि वह सही हो या गलत, किसी को हक नहीं है कि उसका फोन चेक करे। ना ही उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसने जलील करे या उसके आत्मसम्मान को चोटिल कर सके। एक गलती की जिल्लत जो दीपा ने झेली है, हाँ उस पर एक बार गलती हुई थी, पर वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हर किसी से आशिकी करती फिरे। ना ही उसने ऐसा करने की जरूरत थी। मेरे कहने पे आखिर दीपा ने अंत में एक चीज सोच ली थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी, फिर चाहे कोई भी सजा मिले। कम से कम उसे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिल ही जाएगा है। दोस्तों आड़े मेरा एक सवाल है कि गलत दोनों थे, पर अंत में सजा एक महिला क्यों भुगत रही है? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने से बजा है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राम राम सारे ने।